हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस क्लास में हमने 11th क्लास का फिजिक्स हम पढ़ रहे। फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर हमने स्टार्ट किया है ये साल का। चैप्टर का नाम है 11th क्लास, 11th फिजिक्स का है। ठीक है, 11th फिजिक्स। बच्चों, आप पेन पेपर लेके रेडी रहिए। आपको जो अच्छा लगता है वो आप नोट डाउन करके आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, फिजिक्स चैप्टर का नाम है फिजिकल वर्ल्ड। फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। तो फिजिकल वर्ल्ड का आज का टॉपिक है फोर्सेस इन नेचर। ठीक है, फोर्सेस इन नेचर। आपने बहुत सारे टाइप के फोर्सेस स्कूल लेवल से आप पढ़ते आ रहे। ठीक है, जैसे कि कांटेक्ट फोर्स है, नॉन कांटेक्ट फोर्स है, ठीक है, पुलिंग फोर्स है, पुशिंग फोर्स है, बैलेंसिंग फोर्स है। उस तरह बहुत सारे फोर्स आपने स्टडी किया है आप। ठीक है, आप जो स्टडी किया है वो कॉन्सेप्ट को देख लीजिए। अब जहाँ पे भी फोर्स एक देखना मतलब फील करना चाहते हैं तो वहाँ पे ऑब्जेक्ट जो एग्जिस्ट करते थे वो रहते थे मैक्रोस्कोपिक लेवल, मतलब आंखों को दिखने वाले बड़े बड़े साइज में दिखते थे, बड़े बड़े साइज में दिखते थे। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक बॉक्स है समझो, आप अगर इसे धक्का देना चाहते हैं आगे की तरफ तो यहाँ पे कौन सा फोर्स रहता है? पुशिंग फोर्स रहता है। तो यहाँ पे थर्ड पर्सन को भी आप करने का जो चीज आप कर जो फोर्स अप्लाई करने का थर्ड पर्सन को भी दिखता है वहां। ठीक है, और थोड़े फोर्सेस ऐसे है इनविजिबल, मतलब क्या दिखते नहीं है, मतलब जो पार्टिकल्स वहां पे इन्वॉल्व है वो फोर्स में, तो वहां पे वो पार्टिकल हमें दिखता नहीं है। जैसा कि न्यूक्लियर फोर्स है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में फोर्स क्या है, और इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बीच में फोर्स क्या है, हमें पता नहीं चलता, मतलब कि दिखता नहीं है, इजीली दिखता नहीं है। वो सारे जो है ना माइक्रोस्कोपिकल फोर्सेस हम कह सकते हैं। ठीक है, तो उस तरह फोर्स जो है ना दो दो टाइप डिवाइड किया है। एक जनरली इन बेसिक मतलब इन नेचर दो टाइप में डिवाइड किया है। एक फोर्स है मैक्रोस्कोपिक फोर्स। मैक्रोस्कोपिक फोर्स, मैक्रोस्कोपिक फोर्स का मेन ये क्या है? जो पार्टिकल्स रहते हैं ना, पार्टिकल्स आर विजिबल इजीली, पार्टिकल्स आर विजिबल इजीली। ठीक है, तो इस तरह जो रहता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक, जो मैक्रोस्कोपिक क्या कहते हैं? मैक्रोस्कोपिक फोर्स कहते हैं। तो एग्जांपल के लिए यहां पे आता है ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। सेकंड आता है इलेक्ट्रोडायनेमिक फोर्स। ये दोनों फोर्सेस मैक्रोस्कोपिकल लेवल पे रहते हैं और माइक्रोस्कोपिकल लेवल पे रहते हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को मास है तो दोनों के बीच में भी कुछ रहता है ना, तो अट्रैक्शन फोर्स रहता है, तो इसीलिए वो दोनों कैटेगरी में आता है। तो ये फर्स्ट कैटेगरी में ये दोनों तो हम देख सकते हैं। अब सेकेंड कैटेगरी का फोर्स है माइक्रोस्कोपिकल लेवल फोर्स। माइक्रोस्कोपिकल लेवल, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म में क्या है? यहाँ जो पार्टिकल्स ये फोर्स में इन्वॉल्व हो रहे वो इजी से हमें दिखता नहीं है। तो यहाँ पे दो टाइप के फोर्सेस है, वीक न्यूक्लियर फोर्स,
और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, दो टाइप के फोर्सेस हमें यहां पे दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे, वन बाय वन डिटेल पढ़ेंगे, उनके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स फर्स्ट टाइप का है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना, ये मास बॉडी के बीच में रहता है। ठीक है, ये मास बॉडी के बीच में रहता है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज एग्जिस्ट कहां पे एग्जिस्ट होता है, बिटवीन टू मास बॉडीज। तो यहां पे समझो कि मास बॉडी, इसका मास m1 है और इसका मास m2 है, समझो ये दोनों के बीच में भी फोर्स रहता है, ये ग्रेविटेशन फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स। और यहाँ पे जो फोर्स है कभी भी अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, मतलब इसका फोर्स इसके ऊपर, मतलब m1 का फोर्स m2 के ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स का डायरेक्शन क्या रहता है, टुवर्ड्स m1। और उसी तरह द फोर्स ड्यू टू m2 ऑन m1 इज टुवर्ड्स m2। ये m1 और ये m2। ठीक है, और यहाँ पे फोर्स का जो रिलेशन है मास और डिस्टेंस के बीच में, अगर ये डिस्टेंस d है, समझो डिस्टेंस d है, यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स का एक रिलेशन, जैसा कि हम कहते हैं उसे यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, वो हमें दिया है न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन ने दिया है। ठीक है, जिसे हम यूनिवर्सल लॉ कहते हैं, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ, न्यूटन्स यूनिवर्सल, यहां पे लिख लो न्यूटन्स बोल के, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें न्यूटन ने दिया है। इसका स्टेटमेंट क्या बताता है, इसका स्टेटमेंट देखो, यहाँ पे कभी भी ग्रेविटेशन फोर्स अट्रैक्टिव रहता है टुवर्ड्स द पार्टिकल ड्यू टू विच इज एक्टिंग। ओके, तो यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स मतलब यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का स्टेटमेंट क्या है, द फोर्स ऑफ attraction, the force of attraction between two mass bodies is फर्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्टली proportional to the product of their masses, and inversely, second point, inversely proportional to
इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर यहाँ पे एक पार्टिकल का मास m1 है समझो, और दूसरा पार्टिकल का मास m2 है, ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है इसे हम d बोल के ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिलेशन बताता है m इज इक्वल टू यहाँ पे एक कांस्टेंट लिया गया है जिसे हम ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं, और m1 m2 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। ये जनरली मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इन डिटेल पढ़ने का कोई ये नहीं है। हम नेक्स्ट टॉपिक में, मतलब क्या नेक्स्ट ग्रेविटेशन में भी पढ़ते हैं हम यहाँ पे पढ़ने का कोई जरूरत नहीं। तो ये फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स। ये ग्रेविटेशन फोर्स कभी भी टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही रहता है, कभी भी डाउनवर्ड रहता है, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ ही रहता है, ठीक है, टुवर्ड्स द अर्थ ही रहता है। यहाँ पे वेयर जी क्या है, जी इज नथिंग बट व्हाट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है ये, जिसका वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अगर यहाँ पे इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो हमें क्या पता चलता है, डिनोमिनेटर में 10⁻11, मतलब क्या 11 और एक लेंगे तो 12 टाइम्स उसका फोर्स जो है ना कम हो जाता है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे फोर्स अगर कंपेयर करेंगे तो ये ज्यादातर हमें लगता है कि बहुत वीक फोर्स रहता है। ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे बहुत वीक फोर्स हमें दिखता है, ठीक है, वीक फोर्स हमें दिखता है। अब ये जो है ना जनरल रूल है, m1 एक पार्टिकल का मास है, m2 दूसरा पार्टिकल का मास है, ये दोनों के बीच में का डिस्टेंस d है, इसलिए तो d स्क्वायर अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हमें ये इक्वेशन मिल गया। अब यहाँ पे थोड़ा स्पेशल केस हम कंसिडर कर सकते, यहाँ करने का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि अब हम ऑलरेडी नेक्स्ट मतलब के ग्रेविटेशन चैप्टर में पढ़ते हैं, तो भी हम यहाँ पे थोड़ा देखेंगे। देखो ये जनरली अर्थ है समझो, अर्थ के सरफेस के ऊपर कहीं पे भी वो पार्टिकल है तो डिस्टेंस होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे अगर पार्टिकल सरफेस ऑफ द अर्थ रहा तब वहां पे इक्वेशन थोड़ा अलग होता है, क्योंकि यहाँ पे रेडियस जो है ना, यहाँ पे डिस्टेंस बन जाता है रेडियस ऑफ द अर्थ, तो इसलिए यहाँ पे फोर्स इक्वल टू कैपिटल, हाँ ये जी ले लो और कैपिटल एम अर्थ का मास ले लो, दूसरा पार्टिकल का मास छोटा एम ले लो, तो यहाँ पे डिस्टेंस डी स्क्वायर होता है। यहाँ पे डिस्टेंस डी स्क्वायर नहीं होता है, आर स्क्वायर होता है, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल अर्थ के सरफेस के ऊपर है, अर्थ का सरफेस के ऊपर है। तो ये मतलब ये इक्वेशन देखो, यहाँ पे ये इक्वेशन देखेंगे तो यहाँ ये जी और कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर हम रखें तो इनटू ये स्मॉल एम इधर रख लीजिए, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताता है, या फोर्स इक्वल टू एम इंटू ये है। मतलब क्या है, यहाँ पे ए की जगह में क्या है, ए की जगह में ये है, तो इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन। तो ये एक्सेलरेशन, ये हम जो मैकेनिक्स में पढ़ते हैं वही एक्सेलरेशन है, ग्रेविटेशन का एक्सेलरेशन थोड़ा अलग रहता है क्योंकि उसका कांस्टेंट वैल्यू रहता है। ये एक्सेलरेशन हमको स्मॉल जी से बता दिया गया है, जिसे हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो इसका रिलेशन क्या बनता है, कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या, इसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
ठीक है। तो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ, यहाँ पे इसका वैल्यू कांस्टेंट रहता है, एक रहता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जनरली हम यहाँ पे इसे 10 कैलकुलेशन के कन्वीनियंस के लिए क्या लिखते हैं, यहाँ पे 10 लिखते हैं, 10 मीटर अप्रोक्सीमेटली 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे लेते हैं। कैलकुलेशन कहीं पे भी न्यूमेरिकल में आता है ना, तब हम यहाँ ज्यादातर 10 ही लेते हैं, क्योंकि 9.8 वेरी क्लोजर टू 10 इजंट इट, ओके। तो इसलिए यही यहाँ पे लेते हैं, ओके बेटा। चलो अब यहाँ पे मास जो ग्रेविटेशन का जो कंसिडरेशन है, कब कंसिडरेशन करते हैं, जब एक उस दो पार्टिकल में से एक पार्टिकल का मास बहुत बड़ा रहना चाहिए, तब हम वहां पे उसका थोड़ा फीलिंग आता है, ठीक है, उसमें थोड़ा फीलिंग आता है। लेकिन पार्टिकल दोनों छोटे हैं, समझो पार्टिकल दोनों छोटे हैं, तब उस टाइम में क्या होता है, पार्टिकल के बीच में, तो उस टाइम में पार्टिकल के बीच में जो एक ग्रेविटेशन जो रहता है ना, उतना कंसिडरेबल नहीं रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे अर्थ का जो भी ग्रेविटेशन किसी पार्टिकल के ऊपर रहता है ना, उसे एक स्पेशल नाम दिया गया है, उसे हम ग्रेविटी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन एनी बॉडी ड्यू टू द अर्थ, दैट फोर्स इज कॉल्ड ग्रेविटी, ओके। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, सम स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का एक थोड़ा स्पेशल फीचर्स है, वो क्या है हम देख लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग लिख लो, स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स लिख लो। स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स में फर्स्ट फीचर क्या है, स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ऐसे हम प्रॉपर्टीज भी कह सकते, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स भी कह सकते। देखो, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, ये यूनिवर्सल लॉ है, यूनिवर्सल फोर्स है। ये क्या है बेटा, ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स है। कहीं पे भी जाओ, ये यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स रहता है कभी। क्यों, यह ग्रेविटेशन कभी भी अट्रैक्टिव रहता है, और ये जो लॉ है ना, यूनिवर्सली एक्सेप्ट किया गया है, तो इसीलिए हम इसे यूनिवर्सल अट्रैक्टिव फोर्स कहते हैं। यहाँ पे नेगेटिव नहीं रहता है, ये अट्रैक्टिव पॉजिटिव रहता है। अट्रैक्टिव कभी भी टुवर्ड्स द पार्टिकल, ड्यू टू विच इट इज एक्टिंग ऑन अदर पार्टिकल, नो इट इज एक्टिंग ऑलवेज टुवर्ड्स द पार्टिकल ड्यू टू इट इज एक्टिंग, ठीक है। अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, ये फंडामेंटल फोर्स में ये जो है ना वीकेस्ट फोर्स है, ये वीकेस्ट फोर्स है यूनिवर्स में, ये वीकेस्ट फोर्स है बेटा, ठीक है, ये सबसे वीकेस्ट फोर्स है। अब आपको मैं यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट करके बता सकता हूँ, देखो बेटा, ये पार्टिकल है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पे रख रहा हूं, ठीक है। मैं यहाँ देखो, यहाँ पे जब रखता हूं ना, इसके ऊपर ड्यू टू इट्स मास नीचे की तरफ उसका ग्रेविटी फोर्स है, मतलब ग्रेविटी फोर्स रहता है नीचे की तरफ। तो उसके सपोर्ट में अपोजिट में मेरा हाथ जो है ना, एक नॉर्मल, मतलब कि उसके जो अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स है, उसके इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स मैं अप्लाई कर रहा हूं, ठीक है। अगर मैं मेरा ओन फोर्स यहाँ पे अप्लाई करके ग्रेविटेशन के फोर्स से अगेंस्ट मैं इसे ले जा सकता हूं, देखो इसका मतलब क्या है, मेरा अपवर्ड जो फोर्स है ग्रेविटेशन फोर्स से भी ज्यादा है,
तो इसलिए ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल सकते हैं इसमें से इजीली नहीं, क्योंकि इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ना वो स्ट्रांग है। न्यूक्लियस में से प्रोटॉन निकल सकते क्या? नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल्स को निकल सकते? नहीं होता है ना। तो यहां ग्रेविटेशन फोर्स को हम वीकेस्ट फोर्स भी कंसिडर ही नहीं, वो मानते हैं हम। ये हो गया। और नेक्स्ट क्या है और नेक्स्ट क्या है बेटा, they operate over very long distance, especially when the bodies are massive. For example, rotation of earth around the sun is due to gravitational pull of the earth, sun on the earth. तो यहाँ ये थर्ड पॉइंट हमें क्या बताता है, ये जो फोर्स है ये मैसिव, मतलब क्या है, फोर्स जो है ना मैसिव मतलब क्या, बहुत बड़ा साइज। मैसिव का मतलब क्या है, बड़ा साइज के बॉडीज के इसमें ये एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के लिए देख लो, तो यहाँ पे सन है समझो, यहाँ पे अर्थ है। जब अर्थ अगर रोटेट करना है सर्कुलरली, तो यहाँ पे जो है ना कौन सा फोर्स रहना है, पुलिंग फोर्स है किसका, सन का, ऑन इट। तभी वो क्या होता है, अर्थ जो है ना सन के अराउंड घूमता है। ओके, क्योंकि अर्थ का भी मास ज्यादा है, सन का भी मास ज्यादा है। ठीक है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है बेटा। ये नेक्स्ट क्या ओबे करता है, ये दिस ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमें क्या बताता है, इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये फोर्थ पॉइंट है, फीचर, स्पेशल फीचर्स ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे ये जो फोर्स है दोनों बॉडी के बीच में का डिस्टेंस का स्क्वायर को भी करता है, तो इसलिए क्या करता है, क्या कहते हैं इसे, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ, कहीं पे भी जाओ ये लॉ ओबे करता है। ठीक है। और फिफ्थ पॉइंट यहाँ पे है, इट इज अ सेंट्रल फोर्स। ये क्या है, सेंट्रल फोर्स है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, ये ग्रेविटेशन फोर्स इज अ सेंट्रल फोर्स। सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या है, एक बॉडी है समझो, ये अर्थ है समझो, यहाँ पे एक छोटा पार्टिकल है, इसके ऊपर इसका मास m स्मॉल m है, इसका कैपिटल है समझ, m है समझो। तो यहाँ पे जो अट्रैक्शन फोर्स है ऑन दिस बॉडी ड्यू टू द अर्थ, कभी भी इसका सेंटर की तरफ एक्ट करता है। ठीक है। एक बॉडी का सेंटर से दूसरे बॉडी के सेंटर की तरफ डायरेक्शन, उसका फोर्स का, अट्रैक्शन फोर्स का डायरेक्शन रहता है। तो इसलिए तो इसे हम क्या कहते हैं, सेंट्रल फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, इसे हम सेंट्रल फोर्स कहते हैं। और नेक्स्ट सिक्स्थ पॉइंट है ये, इट इज अ ग्रेविटेशनल फोर्स, सॉरी कंजर्वेटिव फोर्स है। ये क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स जो है ना कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स मतलब क्या है, ग्रेविटेशन फोर्स को हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते और क्रिएट भी नहीं कर सकते। ठीक है। तो ये होता है। हाँ, अब नेक्स्ट यहाँ पे डाउट क्रिएट होता है। क्या क्रिएट होता है, देखो हम जब एक चार्ज के बीच में का और दूसरे चार्ज के बीच में का जो फोर्स रहता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये चार्ज एक्सचेंज करने से यहाँ पे ये होता है। लेकिन यहाँ पे
किसका किस टाइप के पार्टिकल क्या कुछ मटेरियल एक्सचेंज होने से ये ग्रेविटेशन फोर्स रहता है, उन्हें कहते हैं हम ग्रेविटॉन्स। ग्रेविटॉन्स, इसका डिटेल अभी हमें मिला नहीं है, आप भी इसके बारे में स्टडी कर सकते, रिसर्च कर सकते, ठीक है। तो ग्रेविटेशन फोर्स कैसे एग्जिस्ट होता है? ग्रेविटॉन का एक्सचेंज से, एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक एक्सचेंज होना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रेविटॉन के एक्सचेंजिंग से ही यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स है बोल के हम यहाँ पे कहते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब हाँ, तो ग्रेविटेशन फोर्स इतना बस है। इसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स वो सब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे।